पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपके इस जनतंत्र टीवी को कि गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए निषाद पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, योगी सरकार के कामकाज के 6 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में यदि आपकी बात करें तो आपके मंत्रालय की वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो जनता को पता होनी चाहिए? मैं तो जनता को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि 6 महीने नहीं 5 साल पीछे और 6 महीने ये 5.5 साल कहा जाए पूरे हो गए हैं। और 6 महीने की उपलब्धियां ये कहा जाएगा कि सबसे पहले तो ये इस देश को आज़ाद कराने में मछुआ समुदाय के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक गौरवशाली इतिहास रहा और अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था। इनके खेत बाड़ी, इनकी रोजी रोटी छीन लिया था। फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, सब एक्ट बनाकर इनके रोजी रोटी को छीन लिया था। और 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन्हें जनजात अपराधी घोषित किया था। देश आज़ाद हो गया। 1947 में 31 अगस्त 1952 तक के उस काले कानून के गुलाम रहे और ये 5 साल 16 दिन बाद देश में आज़ाद हुए। ऐसे में 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 30 सालों तक सपा बसपा की सरकार रही। किसी ने इनका वोट, नोट, नौकरी सब पर डकैती डाला। किसी ने एक लाइन का इनके तरफ सोचने की कोशिश नहीं की। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग किया। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को दिया। पहली बार है कि इनके लिए फ्री का बीमा दिया कि गरीब हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पहली बार है कि इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए कि इनके पास कुछ भी खेती नहीं है, भूमिहीन है, फिर भी इन्हें अगर इनके पास झोपड़ी है, काम करते हैं और मत्स्य क्षेत्र में इनके पास नाव है, जाल है या फिर इनके पास कुछ भी है, मछली क्षेत्र में बेचने या विपणन काम करने का कोई भी इनके पहचान है, तो 1,60,000 बिना किसी कोलेटरल गारंटी को ये हम केकेसी उनका देते हैं। तीसरा, उनका 26 प्रकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करके 60% सब्सिडीज महिला के नाम से SC और OBC के मतलब जनरल पुरुषों के लिए 40%। ये तो केंद्र सरकार की योजना है। पहली बात तो मंत्रालय अलग हुआ और इतना पहली बार है कि सभी पार्टियों ने इन्हें शिकार बनाया था। पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हिस्सेदार बनाया। राजनीति में भी हिस्सेदारी दी, चाहे जैसे भी, और बजट में भी हिस्सेदारी दी। इनके समस्याओं के समाधान के लिए चिंता करते मोदी ये अपनी मन की बात में कहते हैं कि अमृत सरोवर जो है, जब ताल घाट नदी सब हरे भरे थे तब ये समाज भरा रहा था और जैसे सूख गए तो समाज भी सूख गया। फिर से इनके पैसे को उनको लौटाया जाए, क्योंकि लक्ष्मी जो है, अगर कोई मजदूर है तो उसके यहाँ मजदूरी जब तक करेगा 24 घंटे के लिए आएंगे, फिर वो बेचारा भूखों मर जाता है। अगर कोई नौकरी करता है तो 30 दिन के लिए आती हैं, फिर 30 दिन के बाद अगर वो बड़ा नौकरी करता है तो उसके पास सब कुछ आता है। अगर पैसा है तो उसके पास पैसे में सभी घर के लोग जितना भी काम कर सकते हैं सभी के पास लक्ष्मी आती हैं। अगर व्यापार करता है और व्यवसाय करता है तो और ज़्यादा समृद्धशाली हो सकता है। ऐसे में इनके व्यवसाय को, इनके जो है पैसे को वापस कर दिया जाए। पैसा आ जाएगा तो अपने बच्चों को शिक्षित कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपने कहा 6 महीने, पहली बार है। पहले मत्स्य मंत्रालय, कोई मंत्रालय नहीं था मत्स्य विभाग में, निदेशालय था, फेडरेशन था, किसी के अधीन काम करता था। पहली बार है कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय की सेवा के लिए मत्स्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में अलग हुआ। क्योंकि देखा जाए तो आपके पास मत्स्य मंत्रालय है और आपको क्या लगता है कि जो वादा करके आप सत्ता में आए थे कितना पूरा करने में कामयाब हुए हैं? क्वेश्चन पूरा हो जाए कि पहला क्या किया, तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री संपदा योजना में हमने जो छूटे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री संपदा योजना में नहीं है, जो पट्टेधारक, उन्हें हम सब्सिडी देंगे। निषाद राज बोट योजना में उनको हम हर क्षेत्रों में उनके व्यवसाय में मदद करेंगे। पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। मद खुला है 25 करोड़ रुपए कि इनके बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इनके बच्चों को, इनके कहीं बीमार हैं तो इलाज किया, घर नहीं है तो बना दिया जाए। हर क्षेत्र में इनके बच्चों को उच्च शिक्षा, मतलब कम्युनिटी हॉल, कोचिंग सेंटर। तो पहली बार मैंने
सोचा है कि पहले हर मंडल में एक इनके लिए आवासीय विद्यालय, फिर उसमें पढ़ाई, फिर कोचिंग, फिर इन्हें IAS PCS बनाने की। तो ये तैयारियां हैं। पहली बात, इन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है। फिर अपने आप ज्ञान जब हो रहा तो धनवान अपने आप हो जाता है। तो मैं ये सब काम हो रहा है। तो आपने कहा कि 6 महीने में क्या किया। सबसे पहले तो पर्यावरण दूषित करने के लिए जो जल जीव थे उनका जो सामंजस्य डिस्टर्ब हो गया था पिछली सरकारों के गलत नीतियों के चलते, उनकी लापरवाही के चलते, संवेदनहीन होने के नाते, उपेक्षित होने के, तो आज जल जीव में मैंने करोड़ों मछलियाँ, जगह जगह लाखों लाख मछलियाँ हर एक नदी में डाला जा रहा कि किससे कि पहली सरकारें कानून का पालन नहीं की, महीन जालों से सारी मछलियाँ छान लिया, अंडे भी छान लिया, छोटे बच्चे भी छान लिया। अभी उसे प्रतिबंध किया गया है और मछलियाँ खुद सरकार छोड़ रही है। तो अभी हम लोगों को लक्ष्य है कि कई हर मंत्री, और भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में एक जो मत्स्य अनुसंधान केंद्र है, उसने अभी आदमी के तो आधार कार्ड हैं लेकिन मछलियों के भी आधार कार्ड है कि किस मछली कौन सी नदी की है, वो कितनी उम्र की है, क्या करे, कितने अंडे हैं। तो अभी NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसने कहा भाई जिस नदी की मछली हो उसी में डाला जाए। तो ये भी हो रहा है। दूसरा तो तीसरा काम हो रहा है कि हम लोग अभी जल क्षेत्र बढ़ाए हैं। उसमें पहले कुछ होता था कि पहले ट्रेडिशनली मछली पालते थे, जैसे इनको पता चल गया कुछ नहीं। अभी हम इनको वैज्ञानिक विधि से हाई टेक करने के लिए कि भाई आप पहले तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा चेक करो, फिर मिट्टी चेक करो, पानी चेक करो, कि जैसे आदमी अपने को स्वच्छ वातावरण में डेवलप करता है उसी तरीके से तालाब और नदियों में स्वच्छ वातावरण हो, जिससे मछलियों का विकास। हम लोगों ने तय कर रखा कि पहले इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए। और मछली में जो पहले तो इनके लिए पहला तो रोजगार के साधन है, दूसरा राजस्व की वृद्धि है, प्रोटीन युक्त खाद्यान्न है। तो ये सब हम लोग बढ़ावा देने के लिए सब काम कर रहे हैं और तालमेल मिलाकर हम बार बार केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं, कैबिनेट में बैठक होती है, हर हफ्ते बैठक होती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो था वो उसकी गाइडलाइन बनी है, कैसे देना है, कैसे उनको सब्सिडी देना है, किस तरीके से। हमारे यहाँ पहले क्या था कि लोगों के मन में था कि केवल हमारे पास ज़मीन होगी तो हम पोखरा खोदेंगे, मछली पालेंगे तो इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सेक्टर अलग है कि हम मछली का उत्पादन, हम हेचरीज लगा सकते हैं कि हम बच्चे का ब्रीडिंग करा लें, फिर वहाँ से जो बच्चे जीरा मिले तो हम किसी को देकर, अभी हमने 6000 लोगों को टारगेट रखा कि रेयरिंग यूनिट लगवाएंगे, जैसे बंगाल और आंध्र प्रदेश में, कि अपने दरवाजे के घर के पीछे अगर कहीं भी हो तो छोटे भी तालाब खोल के 1.5 फुट 2 फुट उसमें छोटे बच्चे को बड़ा कर लें। और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1000 रुपये कहीं अगर पानी में बैंक में डालोगे तो 10 साल बाद दुगना होगा, लेकिन अगर 1000 रुपये हमारे यहाँ मछली के क्षेत्र में डाल दोगे तो तुम्हें 10 महीना में दुगना होगा। तो वो भी 1000 तुम्हें नहीं देना है, बल्कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तुम्हें सब्सिडी जो उनको दे रहे हैं। तो आज के दिन में हम रेयरिंग यूनिट लगा रहे हैं। दूसरा, हम विपणन क्षेत्र में भी जा रहे हैं, उनको हम ट्रक दे रहे हैं, हम आइस बॉक्स, हम मतलब गुणवत्ता युक्त उनको भेजने के लिए दुकानें खुलवा रहा हूँ। 10 लाख की दुकान है, 6 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। अगर जिंदा मछली बढ़ते हैं तो 20 लाख में हम 6 लाख। तो हम फिश के जो हम हेचरीज जो है शुरुआत के जो बीज उत्पादन का भी है, फिर हम उसको रेयरिंग बढ़ा के नर्सरी भी करेंगे, फिर हम उत्पादन भी करेंगे, उसके वही मार्केटिंग, चारों सेक्टर में हम बढ़ावा देकर इनको हम समृद्धशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपकी बात करें, आपके पास मत्स्य मंत्रालय है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखा जाए तो आप पूर्वांचल से आते हैं, बलिया से लेकर प्रयागराज तक के जो मछुआरे हैं उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, उनका जीवन और बेहतर हो, उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, हमने योजनाबद्ध तरीके से, पिछली सरकारों ने योजना बनाकर इन्हें गरीब बनाने का काम किया, अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से इन्हें उजाड़ा, योजनाबद्ध तरीके से इन्हें बर्बाद किया, इन्हें पॉलिटिकली, इन्हें झुआ भरोट पर पौआ पिलाकर वोट ले लिया और फिर इन्हें बेहोश कर दिया, इन्हें सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस पैदा किया। तो योजनाबद्ध तरीके से मैंने अपने हर ज़िले में एक यूनिट खड़ा कर रखा हूँ, खुद हमारी संगठन का है। हर ब्लॉक में यूनिट खड़ा हो रहा है। और अभी हमने पहले 3000 लोग आते थे मछली के क्षेत्र में पालन करने के लिए, और वो भी मेरी बिरादरी के लोग, पता ही नहीं था कि मत्स्य मंत्रालय भी इनकी मदद करेगा। तो 2014 में ब्लू रेगुलेशन आया था, लेकिन अभी तक उनको 2000-3000 फार्म आते थे। 5% भी लोग हमारे विभाग के, मतलब मेरी बिरादरी को नहीं पता था मत्स्य ट्रेडिशनल जो मछुआरे हैं। लेकिन इस बार आपको कह दूँ कि आज 85,000 फार्म आए हुए, हमको लगता है 2-4 दिन में 1 लाख के आसपास हो जाए। हमको इस बार 20,000 लोगों को टारगेट रखा, 15 से 20,000 लोगों को इस बार हम अनुदान देंगे, उनको ज्ञानवान भी बनाएंगे, अनुदान भी देंगे और धनवान भी बनाएंगे। तो इस योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने तैयारी की है कि हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर
जो हमारे यहाँ चूँकि एक फ़ायदा यह है कि हमारे जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो मत्स्य क्षेत्र में ट्रेंड लोग होते हैं। तो मैंने अभी ट्रेनिंग शुरू की, पहली बार पूरे प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, पता चला उनके कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं था तो कर दिया। फिर उनके लोग 5वें वेतन आयोग में थे, उसे मुख्यमंत्री जी से कर दिया, जिससे काम लेना उन्हें हमने बढ़ावा दिया। फिर मैंने जलाशय में काम करने वाले ठेकेदारों को बुलाया, फिर क्षेत्र में काम, उनकी समस्याओं को जब इकट्ठा कर लिया तो योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि इन्हें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो एक लेयर की ट्रेनिंग अभी हम गाँव में करा रहे हैं। फिर अभी मैंने वर्चुअल मीटिंग कराई थी, वर्चुअल मैं खुद ही था बैठा, फिर जिलेवार ट्रेनिंग हुई है। अब उनको बढ़ाकर मंडलवार करेंगे, फिर प्रदेश में आएंगे और फिर हमारे पास NFDB से पैसा लिया। अभी इनको हम दूसरे भी प्रदेशों में ले जाकर, जहाँ मछली के पालन अच्छा हो रहा है, उत्पादन अच्छा है और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं इस क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं, उसका अभी हमने उद्यमियों से बात भी की है कि भाई आंध्र प्रदेश में आपने अपना उद्यम लगा रखा तो हमारे यहाँ भी लगाइए, और यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ हमारे में प्रोसेसिंग यूनिट हो, हमारे यहाँ भी खारा पानी है, हमारे यहाँ भी झींगा पालन हो सकता है, हमारे यहाँ भी आप आंध्र प्रदेश के लोग डॉलर में पैसा कमाते विदेश भेजते, तो हम प्रदेश को पैदा करके हम विदेश में भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो शुद्ध और मीठा जल है, वो भी शुद्ध जमुना का, गंगा का पवित्र जल में है। तो पवित्र जल से हम मछली का उत्पादन करेंगे तो उसका और कुछ प्रोसेस अच्छा होगा जी। इसके अलावा अगर बात करें, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6 महीना पूरा होगा। योगी जी ने कहा कि आधी आबादी के लिए उत्तर प्रदेश ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यूपी में तो बेटियां महफूज ही नहीं है। जो वो बोलते हैं उनके तो खुद को उनके समय में क्या हुआ करता था, किस तरीके से ये इतने गुंडे माफिया जितने भी बदमाश थे, अपराधी थे, कैसे खुलेआम छूटते थे कि कोई अपनी बच्ची को कोई स्कूल नहीं भेज पाता था, और किस तरीके से बच्चियां सहमी हुआ करती थी एजुकेशन में, किस तरीके से महिलाएं दबी मतलब परेशान रहती थी, दबी को बच्ची के पर घर न आ जाए। आज उसकी देन है माननीय योगी आदित्यनाथ के, उनके गुड गवर्नेंस की देन है कि आज महिलाएं बाहर आई और सबसे अधिक वोट की हमें 2022 में। अब 2019 में आपने देखा होगा महिलाओं ने अधिक वोट करने का मतलब महिलाएं हमसे पसंद हैं, महिलाओं को हमारा गवर्नेंस पसंद है, महिलाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहली बार है देखिए सदन में हमने आधी आबादी के लिए काम किया। मेरा सवाल था सुरक्षा को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो रिकॉर्ड उनके समय का देख लीजिए और हमारे समय का महिलाओं के साथ अब जितनी भी अभद्रता थी और क्या होता था। अभी हम लोगों ने तो देखिए पास्को में कड़े कानून लगा दिया हम लोगों ने, अभी तो 376 में कड़े कानून लगा दिया। पहले क्या जाते थे, इज्जत भी लूटते थे, हाई कोर्ट से जाकर स्टे भी ले लेते थे और प्लस उसे धमका कर बयान भी बदलवा देते थे। तो अभी तो कम से कम हम लोग अगर इन महिलाओं के साथ हैं, बेटियों के साथ है, तभी तो अभी कड़ा कानून बनाकर उनको सुरक्षा देने का काम किया कि इस तरीके का अब कोई, पहले तो अब उनको था कि खौफ नहीं था कानून का, चलो ठीक है हमारे कोई रिश्तेदार होंगे, सिपाही हैं, बदमाश है, कोई हमारे पास पैसा हम लोगों को खरीद लेंगे। तो अब कम से कम सब कुछ पर रोक लगा गया। हम लोगों ने कैबिनेट में पास कर दी कि अब ऐसा मतलब हम लोगों ने विधानसभा में पास कर दिया कि अब महिलाओं की तरफ कोई भी, सभी लोग सम्मान दृष्टि को देखा, कोई भी कुदृष्टि से देखेगा तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होगी और कहीं कोई उसे स्टे नहीं मिलेगा। बाद में ट्रायल होगा, पहले उसे जेल जाना ही होगा, उसे कहीं अगेंस्ट अरेस्टिंग स्टे नहीं मिलेगा। इसके अलावा यदि PFI की बात करें, देश विरोधी गतिविधि के आरोप में गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन कर दिया, लेकिन विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि PFI को आपने बैन किया तो संघ पर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हम लगभग 80% आबादी यहाँ हिंदू धर्म के अनुपालन में है, 19% के आसपास इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। और भारत एक ऐसा देश है कि सभी जाति धर्म को लेकर बढ़ने का अधिकार है, सभी के लिए सरकार और वोट और नोट और नौकरी और सबकी हिस्सेदारी बराबर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में गरीबी सबसे ज़्यादा अधिक है, SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो किसने किया? पिछली सरकारों ने। इसके मतलब उनके पास IAS PCS बनाने के लिए उनके बच्चों को एकेडमिक शिक्षा नहीं दी गई, विज्ञान नहीं पढ़ाया गया, दुनिया का ज्ञान नहीं दिया गया। केवल कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो लोगों के दिमाग में झल, हम कई नेता जो है अपने बेटे को एकेडमिक शिक्षा पढ़ाएंगे, अपने बेटे को IAS PCS बनाने के लिए कोचिंग कराएंगे और हॉस्टल में डालेंगे, लेकिन और गाँव के गरीब के बच्चों को केवल धर्म पढ़ाएंगे,
हम चाहते हैं कि धर्म भी पढ़ाया जाए और उनको एकेडमिक शिक्षा भी पढ़ाया जाए। तो आरएसएस में तो धर्म भी पढ़ाए, धर्म के भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा कि जब कोर्ट का आर्डर आ गया, न्यायालय का फैसला हुआ, तो अपना चंदा दे के राम मंदिर बना रहे हैं और कह रहे नहीं हम बन जाना चाहिए। जब तक भाजपा नहीं थी, पिछली सरकारें थी, तुष्टीकरण की नीति से कितना दंगे होते थे, कितना हिंदू मुसलमान राइट होते थे। और देख लीजिए जब से हमारी सरकार आ गई, न कोई हिंदू मुसलमान दंगा है, न हिंदू मुसलमान राइट है, से कहीं कुछ नहीं है, सभी लोग अमन समन से जी रहे। तो ये विपक्षी सरकार, विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। उनका ये वोट इसी, जितना अनपढ़ उनको भाई, जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, देखिए कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतनी ज़्यादा बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला ले। तो वहाँ उनका जो है, उनके लोगों ने अब तक उनको जानकारी नहीं होने दिया, केवल धर्म के अलावा देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो कैसे फैसला लेंगे। बस खाली एक फैसला लिया, जिन्होंने उनके दिमाग पर कब्जा किया, उनसे वोट ले लिया। पीएफआई को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई तो मुसलमानों का मसीहा है, फिर बैन क्यों कर रहे हैं। तो ये तो जो आपके चैनल अखबारों में जो भी कहीं भी कुछ होता है, तो उसके तार क्यों यहीं से मिल जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही है, तो तार कहाँ मिलता है। तार तो इन्हीं के पास मिलते हैं ना, इन्हीं के पास तो उनके कनेक्शन मिलते हैं। तो जहाँ कनेक्शन मिलता है तो सरकार का धर्म बनता है कि देश की सुरक्षा करना, अखंडता बनाए रखना, हर जाति धर्म को न्याय देना, उनको उनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में बढ़ोतरी देना। तो क्या ये जो संगठन है, तो संगठन ने कभी इनके लिए एकेडमिक शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई? क्या इनके लिए सच्चर कमेटी के ने जो रिपोर्ट दिया, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? गरीबी, आज गरीबी अधिक है तो मोदी जी सबसे ज़्यादा अनाज खिला रहे हैं इनको बेचारों को, आज सबसे ज़्यादा मकान इनको दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा दवाई जो है वो कार्ड में हम दे रहे हैं, जो आज के दिन में जो गोल्डन कार्ड है, हमारे हेल्थ कार्ड है। तो ये गरीब बनाए और हम लोग उनको हमेशा इलाज कराएं, घर बनाएं और वो दे। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि सर्वे हो और उनके भी बच्चे शिक्षा लें और उनके बच्चे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। इसके अलावा अगर आपकी सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपने मदरसों के सर्वे का आदेश दे दिया, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जो जमीनें थी उसके भी सर्वे का आदेश दे दिया। विपक्ष कह रही है कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मुसलमान इतना बढ़िया है कि आज के दिन में एक मुसलमान हमारे हमेशा मंत्री बनता उत्तर प्रदेश में। उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, हर जिले में, हर ब्लॉक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ मुसलमान है, मोदी समर्थक हैं, योगी समर्थक हैं, साथ में है। इस तरीके से मिलजुल के अब जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को सभी लोग चाहते हैं, दुनिया के मुसलमान भी हैं तो इसी संस्कृति से कन्वर्ट है, और वो भले कि धर्म स्वीकार कर लिया हो दूसरा, लेकिन असली में तो भारतीय संस्कृति का ही जड़ उसके अंदर खून में है। तो वो चाहता है कि भारतीय संस्कृति की स्थापना हो। तो अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी, अपना दल, या इस समय का सब हमारी शासन प्रशासन इस भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित कर रही है, जो तोड़ी गई नींव है उसे सही जगह ला रही है। भाई कोई भी न्यायालय जब इंतखाब देखता है तो असली में इंतखाब जिसके नाम होता है उसी के फैसले होते हैं। तो अगर सरकार सही जगह पर पहले क्या था, अगर उसे स्थापित करने के लिए न्यायालय की तरफ रुख कर रहा है या कोर्ट कचहरी में जा रहा है, तो उसमें क्या। और मुसलमान टारगेट नहीं, मुसलमान टारगेट है उसके विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जान माल के खतरे। कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था, कितना उनको झोंका जाता था, किस तरीके से उनके खिलाफ आता था, फिर कैसे कैसे इन बच्चों के दिमाग में जहर घोला जाता था। इसके अलावा ये समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष। अखिलेश ने कहा कि भाजपा एक झूठी पार्टी है और झूठ के ही बलबूते पर सत्ता में आई है और 2024 में सबक सिखाएंगे। झूठ तो अभी आपने देखा होगा, कल हमारे यहाँ 7 जून 2015 को एक कसरवल हम लोग रेल आंदोलन हमारे लोग कर रहे थे, और उसमें इनकी सरकार थी और गोली चलवा दी और फर्जी 302 मुकदमा हमारे लोगों को डाल दी। गोली मिल गई, ज़बरदस्ती मुकदमे में 302 मुलजिम हमें बना दिया, 37 लोगों को पकड़ कर पिटाई किया। कल कोर्ट ने कह दिया नहीं पुलिस जिम्मेदार है, और पुलिस के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, पकड़ के लाओ बंद कर। तो झूठ कौन बोलता है, आप खुद समझ सकते हैं। आज न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, निषादों का जो आरक्षण है वो दिल्ली से मिलेगा।
2004 से 2014 तक सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार बन रही थी, तो हमारे लोगों को पिछड़ी में डाल के केवट मल्लाह बिंद को इनकी नौकरियों में डकैती डाल दिया और झूठा कह दिया। भाई आरक्षण, गरीबी एक बीमारी, आरक्षण उसकी दवाई है, लेकिन दवा संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान में लेदरमैन ने ले लिया चमार का, वाशरमैन ने ले लिया धोबी का, और फिशरमैन को क्यों बहका दिया कि नहीं तुम मझवार मत लेने जाना, तुरैहा मत लेने जाना, हम तुम्हारे नाम से केवट मल्लाह देंगे, और 30 साल से उनको लटका दिया, उनकी नौकरियों में डकैती डाल दिया हमें लिखित रूप से। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो डालते रहे, दूसरे स्टे लगाती रही, और होना दिल्ली से है। तो ये न्यायालय तमाचा मार रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? झूठ कौन बोलता है और क्या करता है, किसके साथ कौन? झूठ बोलने के नाते इन पिछली सरकारों के जनता ने जो उपेक्षित जातियां रहीं, जितनी भी जातियां हैं जो संविधान के दायरे में हैं और जिनको अब तक नहीं कुछ मिला, उसके लिए वो जो इनके साथ रहे चंगू मंगू तो सबल हो गए, सपा बसपा कांग्रेस, बाकी तो बच गए, निर्बल हो गए बेचारे वोट डालते डालते। वो सारी जातियां जो निर्बल हैं, जो राजनीति की शिकार हैं, उन्हें हिस्सेदार बनाने के लिए डॉक्टर संजय इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करके उन्हें आगे बढ़ा के देखिए भागीदारी दिला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अखिलेश ने उनकी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है। साथ ही ये भी बोले कि मैं दोस्ती निभाना जानता हूं तो दुश्मनी भी। कैसे देखते हैं इस बयान को? कहा जाओ तो बस अपने उनके एक जगह पाँव हो, एक जगह जुबान रहे, तब तो उनकी बातों का जवाब दिया जाए। मैं उनके पास बहुत पहले जब मंत्री थे तब मैं गया था कि कम से कम अपनी बिरादरी पर रहम करिए, और देखिए राज्यपाल ने राजभर केवट मल्लाह को 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 धारा 13 का और अनुपालन करते हुए उन्होंने हमें निकाल दिया है, और राजभर में निकला हुआ है, अधिसूचना जारी हो गया है। तो हम लोग तो अब कानूनन पिछड़ी में है नहीं और अनुसूचित में मिल नहीं रहा है, तो लटकू राम बन के घूम रहे हैं। तो इससे आप सरकार के साथ हो, मैं नहीं था 2017 में, वही थे भाजपा के साथ, लेकिन इस पर कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो जो अपनी जातियों के साथ अन्याय, मतलब उनके साथ न्याय करने के लिए सही संविधान में लिखा हुआ, इसमें सीधे लिखा है भर जो है तरमाली की पर्यायवाची जातियाँ, तो हमसे बढ़िया से तो वो लेदरमैन है कि अपना मूल जाति का प्रमाण पत्र लेता, हमसे बढ़िया वाशरमैन है, और हम लोग इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं। हम लोग आज के दिन में दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो इनसे तो यही कहे कि मेरे साथ लड़ाई में आइए। जो संविधान में लिखा हुआ सेंसस मैनुअल 1961, इसमें गिनती हुई थी 1961 में, तो उस गिनती के आधार पर ये लेदरमैन, पूरे इतने लेदरमैन की कम्युनिटीज़ है, ये चाहे कैमरामैन इसे दिखा दें, लेदरमैन की कम्युनिटीज़ है, और ये सबको लेते हैं, ये वाशरमैन की कम्युनिटी लेते हैं। और देखो ये फिशरमैन 51 नंबर पर मझवार है, ये केवट मल्लाह इसमें है, और इसमें देखिए जो है तरमाली पासी जिसमें लिखा हुआ है, तो ये यहाँ देखिए भर लिखा हुआ है, और यहाँ शिल्पकार लिखा हुआ है, यहाँ कुमार प्रजापति लिखा। तो हम कहते हैं हम उपजाति या सरनेम को पिछड़ी में डालना गैर संवैधानिक है, और गैर संवैधानिक अगर है तो उसे हमें संवैधानिक तरीके से इनको न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। तो इस पर उनको होना चाहिए। और वो तो 6 महीने पर 6 मुख्यमंत्री बना रहे थे अपनी जुबान से, वो तो अपनी जुबान से सबको, सभी पार्टियों को सबको ख़त्म करके अपने को अब बड़े नेता बेचारे बन रहे थे। हम उनको क्या कहें? मैं तो यही कहूँगा कि अपने समाज के साथ रहें, और संविधान में लिखे हुए लड़ाई बहका में न, और उसके लिए एक आंदोलन करें। पहले सड़क पर हम लोग आंदोलन करते थे, अब सदन में आ गए हैं। सदन में हम तो पक्ष में हैं, हम तो चिट्ठी लिख सकते हैं। वो विपक्ष में थे ना, तो सदन चला 3 दिन, तो उन्हें आज आरक्षण की आवाज़ सदन में उठाना चाहिए ना। जो आवाज़ सदन में बोलकर उनको भाग्य लिखना चाहिए। 3 दिन तो चुप रहे, मुंह पर पट्टी लगाए रहे। अब किसी न किसी 17 पिछड़ी जाति जो केवट मल्लाह भर थे, आवाज़ नहीं उठाए। उठाना चाहिए, अवसर मिला था। अंतिम में सबको बोलने का अवसर मिलता है, आभार प्रकट करने के। सारी पार्टियों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई। हम तो सरकार के साथ हमने चिट्ठी लिखा, हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा, नड्डा साहब को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, और लिखकर काम भी किया है कि अभी यहाँ केंद्र में पिछली जो सदन चल रहा था उसमें इंजीनियर प्रवीण निषाद ने आवाज़ उठाई थी, लिखित तारांकित क्वेश्चन किया था कि मझवार कहाँ हैं, किस उनकी उपजातियों का। तो बधाई दूंगा केंद्र सरकार को कि 26 जुलाई अभी 2 महीने पहले उन्होंने लिखित रूप से जवाब दिया है आर नारायण स्वामी ने कि भाई हमारे यहाँ जो 1950 के अनुसूचित जाति की सूची है उसमें मझवार प्रिंटेड है, और मझवार कम्युनिटीज़ के जितने भी फायदे हैं
इवन उत्तर सरकार को जाना था। अभी केंद्र वो योगी ने लिखा था चिट्ठी 18 जनवरी 2021 को, RGI ने पहले मान लिया कि केवट राम अजवार हैं, उसने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। तो उस समय 70 साल से उलझे हुए मामले को हम सुलझाने में हैं। अब राजभर भैया को मैं चाहूँगा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं मिलके लड़ें, आएँ इधर उधर। क्या लगता है 2024 तक राजभर जी आपके साथ आ जाएंगे? हम उनकी जो अमर्यादित भाषा है और अमर्यादित जो जुबान है वो राजनीति में थोड़ा सा लोग उसे उचित नहीं समझते हैं, इसलिए मैं तो उनको सलाह ये दूंगा कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करें और रहें, और जिसके साथ भी रहे हों हम तो भाई मैं यही कहूँगा कि एक अगर सुहेल जो राजभर के वंशज कहते हैं। इसके अलावा यदि राहुल गांधी की बात करें तो वो भारत जोड़ो अभियान में जुटे हुए हैं, और दूसरी ओर देखा जाए तो राजस्थान में उनकी ही पार्टी में बौखलाहट, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार क्या कुछ होगा। हालांकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन हो गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन होता है। नाम इलेक्शन का है बट सिलेक्शन होता है कि वो सिलेक्शन में कौन सा उसके अंदर गुण है। हम इलेक्ट कर लें, मूर्ख लोग चुन दें महामूर्ख को, महामूर्ख राजा बन जाए तो मूर्खाधिराज होगा। लेकिन अगर हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसे सारे गुण देखते हैं। तो जब कांग्रेस सब कभी थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, तो वो ट्रेंड लीडर थे। मोतीलाल नेहरू से ट्रेंड थे, जवाहरलाल से ट्रेंड थे, इंदिरा गांधी ट्रेंड थी। लेकिन अचानक जो ट्रांसफ़र हुआ वो वंशवाद की, अब ये हो गया तो बिना ट्रेंड के कोई आदमी जहाज नहीं चला सकता। और ये 125 करोड़ की आबादी है, तो 130 करोड़ की आबादी में हम कैसे अनट्रेंड आदमी को कौन आदमी दे देगा चलाने के लिए। तो आज के दिन में कांग्रेस को मैं सलाह दूंगा फिर कांग्रेस जोड़े और ट्रेंड लीडरशिप पैदा करे और ट्रेंड होकर सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करके इलेक्ट करें तो बेहतर होगा। और बाहर घूमने से बेहतर है पहले अंदर काम करें। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, भाजपा हो गई, सहयोगी दल मिलकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप सबसे बड़ी चुनौती किसे मानते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? देखिए, हम लोग चुनौती इन पार्टियों को नहीं मानते, हम चुनौती हम लोग मानते हैं। बातचीत होती रहती है एनडीए मतलब पार्टी से। हम लोग चुनौती है कि ये लोग जो पिछली सरकारों ने जो कचरा फैला दिए हैं, जो कुछ मतलब उदासीन या इनकी गैर जिम्मेदाराना जो भी इनकी नीतियाँ रही हैं जो समाज को बर्बाद कर रही हैं, उस चुनौती है कि उनको हम ख़त्म करें। और फिर एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय एक शिक्षा की नीति हमें नई आई है, हर लोग शिक्षित हो जाएं, हर लोग रोजगार मिल सके, हर लोग भी एक मानवीय आधार पर जी सकें, उन्हें न्याय दे सकें उन्हें। क्योंकि 70 साल से इन लोगों ने जो कचरा फैला रखा था, तो एक बड़ी चुनौती है कि उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दें। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि 24 घंटे लगे हुए हैं इस चुनौती को। हम लोग किसी नेता पार्टी को कौन सी चुनौती है, उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो एक तो देहाती कहावत है कि वो चुनौती में बंद कर दिया पब्लिक ने, वो सपा बसपा को और हर एक क्षेत्रीय पार्टियों को। देख लीजिए 30-30 साल जब थे तो जब कुछ नहीं देखा, योगी मोदी में सब कुछ देखा, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया डिब्बे में। और कांग्रेस की भी दशा वही है कि कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया मछुआरों ने। 18% मेरी आबादी है, ऑनलाइन आप देखिए, आप फेसबुक में, आप विकिपीडिया पर, तो मेरी 18% आबादी जब कांग्रेस सपा बसपा का छूना, झंडा उठाना, उनका बटन दबाना, चूँकि इस युग में ताकत जो है बंदूक में नहीं है, बटन में है। इस युग में ताकत जो है गोली में नहीं बोली में है। तो हमारा समाज बोल रहा है, इसलिए अच्छे से ये प्रदेश चुना। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।